हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके फिजिक्स पॉइंट। आज का टॉपिक कैपेसिटेंस से संबंधित है। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने कैपेसिटेंस की चर्चा किया था और उसमें कैपेसिटेंस के बारे में हर एक बिंदु पर चर्चा की गई थी, जिसमें कि कैपेसिटेंस क्या है या किन किन बातों पर निर्भर करता है, इन सभी चीज़ों की चर्चा हुई थी। और आज का टॉपिक भी कैपेसिटेंस रिलेटेड है, लेकिन आज हम लोग जो कैपेसिटेंस पढ़ने के लिए जा रहे हैं वह पैरेलल प्लेट से ही संबंधित है। किंतु पिछले टॉपिक में अर्थात पिछले वीडियो में हमने जो कैपेसिटेंस चर्चा किया था वह था पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस कैसे प्राप्त किया जाता है, और आज उसी का ही एक पार्ट कहा जा सकता है कि पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस ज्ञात तो करेंगे, लेकिन उसमें कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक सिस्टम होगी, अर्थात यौगिक परावैधता की उपस्थिति होगी। तो हम कह सकते हैं आज का टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट विथ डाइलेक्ट्रिक कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक, अर्थात यौगिक परावैधता वाले समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता कैसे हम प्राप्त करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम आपसे यही कहेंगे कि यदि आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसे आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें जितनी डिटेल्स चर्चा की गई है उसकी मदद से आपको इस टॉपिक को समझने में आसानी होगी। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें संधारित्र की धारिता अर्थात समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता का मान प्राप्त किए थे हम लोग C = ε0 A/d। लेकिन यहाँ समांतर पट्टिका संधारित्र के साथ साथ एक अन्य माध्यम की भी उपस्थिति होगी, तो निश्चित रूप से यहाँ जो संधारित्र प्राप्त होगी वह उसके तुलना में डिफरेंट प्राप्त होगी। तो हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे कि किस तरह से यौगिक परावैधता वाले समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता निकाली जाती है। लेकिन इससे पहले जो स्टूडेंट हमारे चैनल से नया जुड़े हैं या फिर अभी तक जो स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें, लाइक करें, जिससे कि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा, इसका बेनिफिट मिल सके। हम लोग बिना समय गंवाए सीधा टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक से संबंधित जो इसमें फिगर आ रहे हैं पहले उसको समझते हैं। उसको समझते हुए उसमें क्या क्या कंडीशंस आ सकते हैं, किस किस टॉपिक से संबंधित उसमें बातें आएंगी, उसको पहले समझते हैं, फिर धारिता की ओर बढ़ेंगे। लेकिन धारिता निकालने से पहले एक बार हम याद दिला दें कि किसी भी संधारित्र की धारिता C के लिए सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था Q/V। मतलब ये है कि यदि धारिता निकालना हो किसी भी संधारित्र का तो इस फॉर्मूला का यूज करना ही होगा। अर्थात यदि हम किसी भी संधारित्र के लिए Q का मान प्राप्त कर लें और V का मान प्राप्त कर लें, तो इस दोनों मान को इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं तो हमें उसकी धारिता प्राप्त हो जाती है। इस फिगर में दो समांतर पट्टिका के रूप में एक A और एक B रखा गया है, जिसमें कि हम लोग पहले से जानते हैं कि +Q आवेश जिस पर दिया जाता है उसको संग्राहक पट्टिका कहा जाता है, और जिस पर आवेश आता है अर्थात आवेश संग्रह होता है उसको संघनक पट्टिका कहा जाता है, और इसे B माना गया है। तो हम लोग पिछले वीडियो में
समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता जब पढ़ रहे थे तो मात्र संग्राहक और संघनक पट्टिका का यूज हुआ था, लेकिन आज इसमें ए बी संग्राहक और संघनक पट्टिका के साथ साथ इसके बीच में एक अन्य पदार्थ जिसकी परावैधता एप्सिलॉन है उसको भी रखा गया है और इस पट्टिका को पी सपोज किया गया है। इसके बीच में यह जो एप्सिलॉन परावैधता वाले जो पदार्थ रखा गया है इसकी मोटाई को टी सपोज किया गया है, जबकि समांतर पट्टिका संधारित्र अर्थात संग्राहक और संघनक के मध्य का डिस्टेंस डी सपोज किया गया है। अब जब हम लोग आगे चर्चा करेंगे उसमें यह देखेंगे कि जब आवेश प्लस क्यू संग्राहक पट्टिका पर दी जाएगी तो यह आवेश पहले वायु वाले माध्यम से होते हुए इस एप्सिलॉन परावैधता वाले माध्यम में प्रवेश करते हुए फिर से वायु वाले माध्यम में आएगी, तब जाकर के संघनक पट्टिका तक पहुंचेगी। जबकि इससे पहले जो समांतर पट्टिका संधारित्र था उसमें यह माध्यम नहीं था, जिसके कारण यहाँ पर आवेश संग्राहक पट्टिका से सीधा वायु माध्यम से संघनक पट्टिका तक पहुँचते थे। तो यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो तीन माध्यम को क्रॉस करेगा, पहले वायु, फिर एप्सिलॉन परावैधता वाले माध्यम, फिर से वायु, उसके बाद संघनक पट्टिका पर। और हम जानते हैं कि अलग अलग माध्यमों में जब आवेश प्रवाहित होती है तो उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होती है। गॉस प्रमेय में हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में, गॉस महाशय के हिसाब से वायु वाले माध्यम या फिर किसी अन्य माध्यम में जो विद्युत प्रवाहित होने का अर्थात आवेश प्रवाहित होने का जो तीव्रता होती है वह भिन्न भिन्न होती है, तो उसकी भी चर्चा की गई है। तो जब वायु वाले माध्यम में आवेश प्रवाहित होती है तो उसकी तीव्रता E इक्वल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल प्राप्त होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यह पिछले वीडियो में भी चर्चा कर दी गई है कि आखिर ये कैसे होता है, गॉस प्रमेय से कैसे होता है। उसमें बताया गया था कि समांतर पट्टिका यदि कोई चालक हो तो उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E इक्वल सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, जहाँ सिग्मा उस प्लेट के प्रति एकांक क्षेत्र में उपस्थित आवेश की मात्रा होती है। जबकि यह माध्यम वायु वाले माध्यम से के तुलना में अलग माध्यम है, तो इसकी भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और इसमें यहाँ पर बोल सकते हैं E बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन। अब सिग्मा बाय एप्सिलॉन जो प्राप्त हुआ तो उस एप्सिलॉन के जगह पे हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं, एप्सिलॉन का एक वैल्यू होता है, एक समीकरण प्राप्त होता है, वो होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। आपके सामने स्क्रीन पर इस सभी की चर्चा हो चुकी है। तो हम इस फिगर में हम लोगों ने चर्चा किया कि सपोज कर लेते हैं कि ए और बी क्रमशः संग्राहक एवं संघनक पट्टिका है और इसके मध्य एक एप्सिलॉन परावैद्युत वाले पदार्थ को रखा गया है। परावैद्युत से मतलब ये है कि यह जो परावैद्युत है वह किसी भी पदार्थ का एक गुण होता है कि उस माध्यम से होकर करके आवेश का प्रवाह किस रूप में हो सकता है, उसकी तीव्रता क्या हो सकती है, उसको दर्शाने का ये कार्य करती है। तो एप्सिलॉन परावैधता वाले माध्यम को रखा गया है जिसकी मोटाई स्मॉल टी है और दोनों संग्राहक दोनों पट्टिकाओं के बीच, संग्राहक और संघनक पट्टिकाओं के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी सपोज किया गया है। अब यदि
संग्राहक पट्टिका पर प्लस क्यू आवेश दी जाती है तो उस संग्राहक पट्टिका के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर सपोज करेंगे कि उसके आवेश की मात्रा सिग्मा है। आवेश प्लस क्यू दी गई है जो पूरे प्लेट में एक समान रूप से वितरित हो जाती है, लेकिन उसके एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश होगी उसको यहाँ पे सपोज किया गया है सिग्मा। तो सिग्मा एक तरह से इस संग्राहक पट्टिका का पृष्ठ घनत्व कहा जा सकता है और पृष्ठ घनत्व का जो सूत्र होता है उसके अनुसार से हम लिख सकते हैं यहाँ पर सिग्मा इक्वल क्यू बाय ए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्यू इक्वल प्राप्त होता है सिग्मा ए। तात्पर्य ये है कि इसमें जो आवेश प्लस क्यू दिया गया है उस पूरे आवेश का वैल्यू हम कह सकते हैं सिग्मा ए। मैंने शुरू में बताया था कि किसी भी संधारित्र की धारिता यदि प्राप्त करना हो तो इसके लिए सूत्र प्रयोग होता है C इक्वल क्यू बाय भी। यदि Q और V का मान प्राप्त हो जाता है तो इस सूत्र में, इस फॉर्मूला में दोनों का मान पुट करने पर हमें संधारित्र की धारिता प्राप्त हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि एक मान हमें प्राप्त हो गया Q इक्वल सिग्मा ए। अब हमें V कैसे प्राप्त होगा इसकी चर्चा करेंगे। तो हम लोगों ने Q बराबर सिग्मा ए प्राप्त कर लिया। अब इस संधारित्र के अंदर जो आवेश का प्रवाह हो रहा है, तो मैंने शुरू में बताया था कि वायु में और किसी माध्यम में विद्युत की क्षेत्र की तीव्रता भिन्न भिन्न होती है। तो आपके स्क्रीन पर भी दिया गया है कि जब आवेश वायु वाले भाग में प्रवेश करती है, उससे होकर क्रॉस करती है, तो उसके क्षेत्र की तीव्रता अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। जहाँ सिग्मा के बारे में बताए थे कि यह इसके क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश होती है उस जिसको हम पृष्ठ घनत्व कहते हैं, और एप्सिलॉन नॉट इस वायु वाले भाग की परावैधता है। गॉस के प्रमेय से यह सूत्र प्राप्त होता है। जबकि माध्यम वाले भाग की परावैधता एप्सिलॉन सपोज किया गया था, तो इसके आधार पे इसकी तीव्रता ई डैश बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन हो जाएगी। और हमें पहले से पता है कि एप्सिलॉन इक्वल होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, इसलिए एप्सिलॉन के जगह पे आगे पुट किया गया है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। अर्थात हम लोगों ने दो तरह से विद्युत क्षेत्र तीव्रता प्राप्त किया है, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से माध्यम दो है, इधर वायु का क्षेत्र, इधर वायु का क्षेत्र, जबकि यह एक अलग माध्यम। तो इस दोनों के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो सेम होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, किंतु इस भाग के लिए जिसकी परावैधता एप्सिलॉन है उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई डैश इक्वल सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होगी। तो हम लोगों ने अभी तक Q का मान निकाल चुके हैं, दोनों माध्यमों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त कर चुके हैं। अब इस संधारित्र की विभव क्या होगी इसकी चर्चा करेंगे। हम लोग जानते हैं विभव का सूत्र क्या होता है, W बाय क्यू। V बराबर पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं W बाय क्यू, अर्थात संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच अर्थात A और B के बीच जो विभव होगा उसको हम लिख सकते हैं V इक्वल W बाय क्यू। जहाँ W क्या है, तो W के बारे में अर्थात विभव की परिभाषा यदि याद होगा तो उसमें बताया गया था ना कि प्रति एकांक आवेश को अनंत से एक निर्दिष्ट बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को ही उस बिंदु पर
विभव कहा जाता है। तो उसके अनुसार से सूत्र प्राप्त होता है V बराबर W/Q। किंतु इस संधारित्र में दो प्रकार से कार्य संभव हैं। एक, जब आवेश संग्राहक पट्टिका से चलती है तो इस वायु वाले भाग में भी कार्य होगी, और यह जो परावैधता वाला अलग माध्यम है इसमें भी कार्य होगी। तो अर्थात यहाँ पे कार्य दो भागों में बट जाएगा। और हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर क्या होता है, Fs। तो यहाँ पर जो वायु वाला भाग है इसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस में हम देख रहे हैं कि दोनों संधारित्रों के बीच का डिस्टेंस d सपोज किया गया है और इसकी मोटाई t है। तो इसके बेस्ड पर इस भाग की यदि दूरी निकालना हो, डिस्टेंस निकालना हो, तो पूरे दूरी में से इस मोटाई को हम माइनस कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो हमें यह और यह वाले भाग का डिस्टेंस प्राप्त हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि वायु वाले भाग का डिस्टेंस, दूरी जो है वह d - t होगा। तो आगे जब हम सूत्र में इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर डिस्टेंस के जगह पर d - t का इस्तेमाल करेंगे, जबकि इसकी मोटाई जो t सपोज किया गया है यही इसके डिस्टेंस का भी कार्य करेगा। अर्थात इसके लिए जब हम कार्य निकालेंगे कि इस माध्यम में जब आवेश प्रवाहित होगी तो उसमें जो कार्य होगी उसके लिए हम t का प्रयोग करेंगे डिस्टेंस के लिए। तो सबसे पहले यदि इस टॉपिक को यहाँ तक अच्छी तरह से समझ लिए हैं तो इसको अब हम हटाने जा रहे हैं। हटाने से पहले आप लोग निश्चित रूप से आप इसे नोट कर लीजिए या फिर बढ़िया से एक बार इसको समझ लीजिए। तो हम लोग इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ लिखेंगे V = W1 हवा में कार्य प्लस W2 परावैद्युत में कार्य बाय q। मैंने समझाया अभी कि वायु में जब आवेश प्रवाहित होगी तो उसमें अलग कार्य होगा और यह परावैद्युत माध्यम में अलग कार्य होगा, इसलिए यहाँ पे W1 और W2 का प्रयोग किया गया है। अब हम जानते हैं कि ऊपर में जितने सारे टर्म होते हैं, जितने सारे पद होते हैं और नीचे में कोई पद है तो वह नीचे वाले पद ऊपर के प्रत्येक पद में अलग अलग भी किया जा सकता है। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं W1/Q + W2/Q। अब यहाँ पे W1 के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे और यहाँ पर लिख सकते हैं F × d - t, क्योंकि जानते हैं W बराबर Fs होता है और यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे यदि F कार्य कर रहा है, आवेश से संबंधित फोर्स F काम कर रहा है और डिस्टेंस तो पहले ही प्राप्त कर लिए थे कि इस भाग का डिस्टेंस पूरे डिस्टेंस में से इस t को घटा देंगे बाय q प्लस W2 अर्थात परावैद्युत माध्यम में किए गए कार्य। और इसके लिए यदि हम बल F' सपोज कर लें और डिस्टेंस यहाँ पे t का प्रयोग होगा बाय q। अब जबकि हम लोग पहले से जानते हैं कि E, F और Q में एक रिलेशन होता है, पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। E = F/Q अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर फोर्स बाय चार्ज। अर्थात हम कह सकते हैं कि F/Q जो है उसके जगह पर हम E का प्रयोग कर सकते हैं। E बराबर पढ़ चुके हैं हम लोग, चूँकि E = F/Q। तो E × हो जाएगा d - t प्लस F'/Q, यहाँ भी उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे
और यहाँ पर हो जाएगा ई डैश इंटू टी। हम लोग पहले ही ई और ई डैश अर्थात वायु वाले भाग में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले ही प्राप्त कर चुके थे। तो वहाँ पे हम लोगों ने प्राप्त किया था ई के लिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी हो जाएगा, प्लस परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों ने प्राप्त किया था ई डैश बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू टी हो जाएगा। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि दोनों टर्म में सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, इसे हम कॉमन भी ले सकते हैं। तो प्राप्त हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाय एप्सिलॉन आर। यहाँ पर देख रहे हैं कि टर्म में टी दोनों जगह है, यहाँ भी हम कॉमन ले सकते हैं और लिख सकते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस, यहाँ से ब्रैकेट डालेंगे और हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 1 बाय एप्सिलॉन आर इंटू टी। तो हमें भी का मान प्राप्त हो चुका है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस 1 बाय एप्सिलॉन आर इंटू टी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि धारिता निकालने के लिए दो मानों की आवश्यकता होती है, एक दिए गए आवेश की जो कि हम लोग पहले प्राप्त कर चुके हैं Q बराबर सिग्मा ए, और अभी अभी हम लोगों ने विभव प्राप्त कर लिया अर्थात संग्राहक पट्टिका पर जो आवेश दी गई थी प्लस Q, और यह वायु और परावैद्युत माध्यम होते हुए जो संगणक पट्टिका पर पहुंचा है, तो इसके बीच में जो विभवांतर है, विभव का जो वैल्यू होगा वह प्राप्त हो चुका है। आप प्लीज इसे नोट कर लें। फिर अब हम लोग आगे Q और V का मान धारिता के सूत्र में पुट करेंगे और इसकी धारिता प्राप्त हो जाएगी। यदि यौगिक परावैद्युता वाले संधारित्र की धारिता C सपोज कर लिया जाए तो हम कह सकते हैं C इक्वल Q बाय V। अब इस Q का मान अभी मैंने बताया, आप लोग नोट भी किए होंगे, सिग्मा A, और V का मान सामने है, इसे पुट करेंगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस 1 बाय एप्सिलॉन आर इंटू टी। हम देख रहे हैं कि सिग्मा ऊपर और नीचे दोनों में है, कैंसिल हो जाएगा, और ये एप्सिलॉन नॉट जो नीचे है भिन्न के रूप में वह मल्टीप्लिकेशन जब आएगा तो ऊपर चला जाएगा। तो उसे हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस 1 बाय एप्सिलॉन आर इंटू टी। और यही मान यौगिक परावैद्युता वाले संधारित्र की धारिता होगी। अर्थात हम लोगों ने अभी अभी यौगिक परावैद्युता वाले समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता प्राप्त कर लिया और हमें व्यंजक प्राप्त हुआ है C इक्वल एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस 1 बाय एप्सिलॉन आर इंटू टी। याद होगा जब हम लोगों ने समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता प्राप्त किया था तो उसमें मान प्राप्त हुआ था C इक्वल एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। थोड़ा हम लोग इसमें तुलना कर लेते हैं। तुलना इसलिए करेंगे क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो उसमें एक कारक, एक पॉइंट यह भी था कि यदि संधारित्र के मध्य कोई अन्य परावैद्युत वाले माध्यम को रख दिया जाए
अन्य चालक पदार्थ को रख दिया जाए तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। तो समांतर पट्टिका संधारित्र की जो धारिता प्राप्त हुआ था पहले, वो और अभी यौगिक परावैधता वाले समांतर पट्टिका संधारित्र की जो धारिता प्राप्त हुआ है, क्या दोनों में अंतर है या नहीं, पहले से धारिता का मान बढ़ गया या घट गया, इसको हम देख लेते हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ C इक्वल एप्सिलॉन नॉट A बाई डी है और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट A बाय डी माइनस, अर्थात डी में कुछ घट रहा है। ऊपर में दोनों जगह सेम वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट A एप्सिलॉन नॉट A, और वहाँ पर D है, जबकि यहाँ पर D में कुछ मान घट रहा है। तो सीधी सी बात है कि ऊपर में मान समान हो और पहले के मान से कम मान से यदि ऊपर में भाग दिया जाए तो प्राप्त मान पहले की तुलना में अधिक प्राप्त होता है। तो यह क्लियर हो गया। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि किसी भी संधारित्र के मध्य कोई अन्य चालक पदार्थ को रखा जाए तो उसकी धारिता का मान बढ़ जाता है। तो आज हम लोग यौगिक परावैधता वाले संधारित्र की धारिता क्या होगी उसका व्यंजक हम लोगों ने पढ़ा। उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा, समझ में आ गई होगी। अब धारिता से ही संबंधित नेक्स्ट टॉपिक भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना होगा।